हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिक्स टॉक। तो फ्रेंड, हम इस वीडियो में आपका जो डीडीए जे 2018 में पेपर आया था इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का, यहाँ पे हम इस वीडियो में पार्ट नंबर 7 देखने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 टू 6 मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आप सभी लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। आई होप आप सभी लोगों ने यहाँ पे ये सभी वीडियोज़ देख लिया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ पेपर देने से पहले आप इन सभी वीडियोज़ को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप इन वीडियोज़ को देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, उनके ऑप्शंस को यहाँ मैंने आप सभी लोगों के लिए डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ कि आने वाले जेईई एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं या इसी में से और कैसे-कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो प्लीज़ अभी तक आपने इन सभी वीडियोज़ को नहीं देखा है, प्लीज़ इन सभी वीडियोज़ को जाके देख लीजिएगा। आप इस वीडियो की स्पीड को यहाँ पे 1.5x कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी सीखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका टाइम भी सेव होगा। ठीक है? आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आप किसी भी यूट्यूब के वीडियो को देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, प्लीज़ उन सभी वीडियोज़ का स्पीड या तो 1.25x कर लिया करिए या आप 1.5x कर लिया करिए, जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये यहाँ पे आपका पार्ट 7 वीडियो होने वाला है। पार्ट 7 वीडियो के साथ ही मैं आपको टोटल 80 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके पूरे कंप्लीट हो जाएँगे, ठीक है? आपका डीडीए जेईई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 40 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल से आते हैं, 40 क्वेश्चन आपके मैकेनिकल से आते हैं। तो ये पार्ट 7 पूरा होने के बाद टोटल यहाँ पे आपको यहाँ पे पार्ट 7 लेके पूरे आपके 80 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्यूशन यहाँ पे डिटेल्ड में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड वीडियो में। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइम से मिल सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए, ठीक है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय। ध्यान रखिएगा, इसमें आपसे बोला है कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम कैसे इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसको आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, पहला बोला ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर, दूसरा यूजिंग पेंट, तीसरा यूजिंग लॉन्गर क्रॉस आर्म, चौथा यूजिंग ए गार्ड रिंग। फ्रेंड ध्यान रखिए, जो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है, इसमें हम इन तीनों का यूज़ करके एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे हम पेंट का इस्तेमाल करके स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं कर सकते, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर हम बात करें आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी आखिर होती क्या है और ये किस चीज़ में होती है? जो आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी होती है इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी निकाली जाती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में। इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस होल स्ट्रिंग एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज अक्रॉस लोवेस्ट इंसुलेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपका होता है स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ठीक है? ये आपका एन है, ठीक है? द स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो यहाँ पे 3 मेथड होते हैं, जो आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिया हुआ है। इन तीनों की हेल्प से यहाँ पे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन तीनों एफिशिएंसी के मेथड को मैं थोड़ा-सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ जो आपको पहला मेथड है यूजिंग ए लॉन्गर क्रॉस आर्म, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो आपकी वैल्यू होती है स्ट्रिंग एफिशिएंसी की, वो डिपेंड करती है के की वैल्यू पे, ठीक है? अब के क्या होता है आपका? के जो होता है आपका रेशियो होता है शंट कैपेसिटेंस अपॉन म्यूचुअल कैपेसिटेंस, ठीक है? जितना आपका के की वैल्यू कम रहेगा, उतना आपका स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, ठीक है? और मोर यूनिफॉर्म रहेगा आपका वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप ध्यान रखिएगा। वैल्यू ऑफ के, जितना मतलब जितना आपका के कम रहेगा, उतनी आपकी स्ट्रिंग एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। अब हम कैसे के की वैल्यू कैसे हम घटाएँगे? कि आपका शंट कैपेसिटेंस अपॉन म्यूचुअल कैपेसिटेंस होता है, तो हम शंट कैपेसिटेंस को यहाँ पे रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है? तो कैसे करते हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द शंट कैपेसिटेंस, द डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम द टावर मस्ट बी इंक्रीज। तो हम इसको शंट कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने के लिए जो आपकी कंडक्टर और टावर की डिस्टेंस होती है, उसको हम जो है कैसे इंक्रीज कर देते हैं? विद द हेल्प ऑफ लॉन्गर क्रॉस आर्म, ठीक है? इसकी हेल्प से यहाँ पे हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा क्या है? बाय ग्रेडिंग द इंसुलेटर, इंसुलेटर को ग्रेड करके। इसमें क्या करते हैं हम? इन दिस मेथड insulators of different dimensions are so chosen that each has a different capacitance, ठीक है? इस मेथड में हम जो अपना इंसुलेटर्स के डिफरेंट डायमेंशन को चूज करते हैं, ऐसा चूज करते हैं कि उसका सबका कैपेसिटेंस डिफरेंस होता है, ठीक है? द इंसुलेटर आर कैपेसिटेंस ग्रेडेड, दैट इज they are assembled in string in such a way that the top unit has the minimum capacitance increasing progressively as the bottom unit, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस होता है टॉप यूनिट पे, उसका जो आपका मिनिमम कैपेसिटेंस यहाँ पे आपका होता है। इस मेथड की हेल्प से भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर। थर्ड आपका है बाय यूजिंग ए गार्ड रिंग। गार्ड रिंग की हेल्प से भी यहाँ पे हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं। इन तीनों मेथड को यहाँ पे आपको
याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, व्हाट विल हैपन इफ एनी टू फेजेस ऑफ एन इंडक्शन मोटर आर इंटरचेंज, मतलब कोई अगर दो फेज हम इंडक्शन मोटर का इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा। मोटर विल रन एट रिड्यूस स्पीड, मोटर बंद हो जाएगी, मोटर रन नहीं करेगी, या मोटर रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी। ध्यान से देखिएगा इसको। अगर हम मान लेते हैं कि कोई दो फेज को हम इंटरचेंज कर दी, मान लीजिए आपका एक फेज था आर वाई बी, इसको हमने आर बी वाई कर दिया, हमने दो फेज को यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, देन द डायरेक्शन ऑफ द जो आपका रिजल्टेंट टॉर्क रहेगा वो उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा इससे टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ड्यू टू चेंज ऑफ तो आपका जो रोटेटिंग फील्ड में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका रिजल्टेंट टॉर्क का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा और हमारी मोटर जो है फ्रेंड रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या था, मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन, यहाँ पे इसका सही आंसर था। लेकिन हाउएवर द मोटर शुड बी स्टॉप बिफोर फेज इंटरचेंज इज डन, ठीक है। मोटर को हमें जो है फेज इंटरचेंज के पहले बंद करना पड़ेगा। अगर हम इसको ड्यूरिंग द रनिंग कंडीशन में चेंज करते हैं तो उस समय एक ब्रेकिंग टॉर्क प्रोड्यूस होगा बिफोर द चेंज इन डायरेक्शन सप्लाई इज प्रोलॉन्ग, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या आंसर मिला आपका, आंसर ये होगा कि मोटर जो है रिवर्स डायरेक्शन में रन करने लगेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज पूछता है, इन विच कास्टिंग ऑपरेशन इज एन एक्सपेंडेबल पैटर्न यूज, ध्यान रखिएगा किस कास्टिंग ऑपरेशन में हम एक्सपेंडेबल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, स्लश कास्टिंग, स्क्वीज कास्टिंग या इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो मैं आपको चारों कास्टिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पे जो आपका एक्सपेंडेबल पैटर्न में जो कास्टिंग इस्तेमाल होते हैं इसके बहुत सारे नाम होते हैं, यहाँ पे मैं आपको फिगर की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखिए, आपके सामने इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का यहाँ पे फिगर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सैंड है विद रेजिन बाइंडर, यहाँ पे हमने जो है सैंड भर दिया इसके अंदर। इसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे, ये आपका पैटर्न हीटेड पैटर्न है, ठीक है, ये आपका गर्म पैटर्न है। जैसे इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आपकी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एक लेयर बन जाएगी, ये आपकी एक सेल बन गया। अब इसको यहाँ पे हम निकाल के यहाँ पे इसको हम लगा देंगे, साइड साइड में लगा देंगे, इसके बीच में यहाँ पे हम मोल्टे मेटल फीड कर देंगे। जब इसको इस कास्टिंग को तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ यहाँ पे पार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को जो हम कास्टिंग इस मेथड से करते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल कास्टिंग। यहाँ पे देखिए इसके अदर और कौन-कौन से नाम हैं। इसका पहला नाम है फुल मोल्ड कास्टिंग, इसका एक नाम होता है कैविटी लेस कास्टिंग, इसी का नाम होता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, इसी का नाम होता है डिस्पोजेबल पैटर्न कास्टिंग, ये सब इसी के नाम है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी सैंड कास्टिंग होती है जिसमें हम एक्सपेंडेबल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसा पैटर्न जो खर्च हो जाता है, ठीक है। इसको हम निकालते नहीं मोल्ड से, जैसे ही इसमें हम मोल्टे मीटर डालते हैं अपना, तो या तो ये बर्न हो जाता है और बर्न होके ये इवेपोरेट हो जाता है, ये इसी को ये पैटर्न आपका बर्न होके इवेपोरेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेबल पैटर्न। और जो आपका पैटर्न का मटेरियल होता है, ये एक एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन फोम होता है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में जो हमारा पैटर्न का मटेरियल होता है वो किसका होता है, तो ये आपका एक एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन फोम होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हम लॉस्ट फोम कास्टिंग के भी नाम से जानते हैं, ठीक। जो आपको अदर ऑप्शंस दिया हो तो फिर इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा, इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपका हो जाएगा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। आपको जो अदर ऑप्शंस दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। तो आपको एक दिया हुआ स्लश कास्टिंग, एक दिया हुआ स्क्वीज कास्टिंग, एक आपको दिया हुआ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। जो आपका स्लश कास्टिंग होता है फ्रेंड, इसकी हेल्प से हम क्या होते हैं, जितने भी थिन कास्टिंग होती है हम इसी की हेल्प से करते हैं, थिन कास्टिंग की हेल्प से। स्लश कास्टिंग की हेल्प से हम थिन कास्टिंग करते हैं, जैसे टॉय बनाना होता है, डेकोरेटिव आइटम बनाने होते हैं, ऑर्नामेंट बनाने के लिए इसका मोस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपके जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ऑर्नामेंट्स की कास्टिंग के लिए हम किस कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, या थिन सेक्शंस की कास्टिंग के लिए हम किस कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे हम स्लश कास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगला आपका होता है स्क्वीज कास्टिंग, ये आपका ग्रेविटी कास्टिंग और प्रेशराइज्ड कास्टिंग का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। जो आपका स्क्वीज कास्टिंग होता है, इट इज अ प्रोसेस दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रेविटी एंड प्रेशराइज्ड कास्टिंग। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस जो हमारा मोल्टेन मेटल होता है उसको हम पोर करते हैं किसमें, प्री हीटेड डाई में, एक हमारी प्री हीटेड डाई होती है उसमें हम अपने मोल्टेन मेटल को पोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन द फिलिंग इज कंप्लीट, जब ये आपका फिलिंग कंप्लीट हो जाता है तो रैम इज यूज्ड टू स्लोली अप्लाई हाई प्रेशर टू द मोल्टेन मेटल। तो हम रैम की हेल्प से अपने मोल्टेन मेटल में थोड़ा हाई प्रेशर देते हैं, उसके बाद हमारे यहाँ पे कास्टिंग कंप्लीट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्क्वीज कास्टिंग, ठीक है। अगला आपका है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। फ्रेंड्स, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम मोटे मेटल को एक रोटेटिंग सैंड एक हमारा होता है उसमें हम डालते हैं और इसमें हमको सिलेंड्रिकल हॉलो पाइप्स बनता है, लार्ज बुशिंग्स बनता है, गन के बैरल्स बनते हैं। ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं आपके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको आप लोग एग्जांपल्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए रोटेशनल मोशन इनटू ए ट्रांसलेशनल मोशन? मतलब इसमें से कौन से गियर का इस्तेमाल करते हैं जो आपके रोटेशनल मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर देता है? पहला आपका बेवल गियर, दूसरा आपका डबल हेलिकल गियर, तीसरा वॉर्म गियर, चौथा रैक एंड पिनियन गियर। तो हम चारों ऑप्शंस को यहाँ पे देखते हैं। पहला आपको दिया बेवल गियर, तो फिर ये आपका कुछ ये फिगर बना है आपका बेवल गियर का। इसमें क्या होता है, इसमें हम कांस्टेंट वेलोसिटी रेशियो में अपने पावर को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन टू शाफ्ट में। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेवल गियर में हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं उसमें आपका वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहता है दो शाफ्ट के बीच में, और जो दोनों शाफ्ट होते हैं फ्रेंड, इनका जो एक्सिस होता है वो आपका किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, इसी को हम बोलते हैं बेवल गियर। और जब ये आपका एंगल 90 डिग्री होता है तब इस बेवल गियर का नाम हो जाता है माइटर गियर, ठीक है। इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे जेईई में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बेवल गियर में कितने एंगल पे माइटर गियर बोलते हैं, तो जो आपका ये बेवल एंगल में 90 डिग्री हो जाता है इसी को हम बोलते हैं माइटर गियर, ठीक है। अगला गियर देख लेते हैं। अगला गियर आपका हेलिकल गियर है, ठीक है। हेलिकल गियर में क्या होता है, जो आपके टीथ होते हैं वो आपके हेलिक्स फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये दोनों गियर जो होते हैं आपके पैरेलल शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ पैरेलल शाफ्ट से आपके ये दोनों गियर कनेक्ट होते हैं। इसमें ये आपके सिंगल हेलिकल गियर, ठीक है। इसमें डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें आपका कुछ एक्सियल थ्रस्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है टीथ के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सियल थ्रस्ट देखने को मिलता है, इसीलिए इसका ये डिसएडवांटेज है। और इसको एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे हम डबल हेलिकल गियर, जिसका नाम होता है हेरिंगबोन गियर्स, इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, डबल हेलिकल गियर का दूसरा नाम होता है हेरिंगबोन गियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज इक्वल टू टू सिंगल हेलिकल गियर। तो आपको डबल मतलब आपका दो सिंगल हेलिकल गियर इक्वल होता है। यहाँ पे आपका एक्सियल थ्रस्ट 0 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका सबसे मेजर एडवांटेज होता है कि जहाँ पे आपका डबल हेलिकल गियर में एक्सियल थ्रस्ट जो होता है वो आपका 0 होता है, ठीक। अगला जो आपको गियर होता है, जो आपको दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ वार्म गियर। फ्रेंड वार्म गियर क्या होता है, इसमें हाई वेलोसिटी रेशियो में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। ये आपका जेईई का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस गियर में हमको हाई वेलोसिटी रेशियो में पावर का ट्रांसमिशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, वार्म गियर में आपका हाई वेलोसिटी रेशियो में पावर का ट्रांसमिशन होता है। और ये आपकी जो होती है, ये आपकी दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट होती है, कभी भी यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। और हमेशा आपका जो है ये ज़रूरी नहीं है कि आपका राइट एंगल पे ही हो, ठीक। अगला जो आपका गियर है वो आपका रैक एंड पिनियन है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सही होने वाला रैक एंड पिनियन, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पिनियन है जो आपका सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ये आपका रैक है जो आपका ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रोटरी मोशन को ट्रांसलेटरी मतलब लीनियर मोशन में ट्रांसफर करते हैं। इसको हम बोलते हैं रैक, इसको हम बोलते हैं पिनियन। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है रैक एंड पिनियन, ठीक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको अगला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज बाइंडिंग मटेरियल फॉर ग्राइंडिंग व्हील? फ्रेंड ग्राइंडिंग व्हील में इसमें से कौन से मटेरियल को हम बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? तो फ्रेंड जो आपको ऑप्शन में बी दिया सोडियम सिलिकेट, ठीक है। इसको हम एज ए बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो आपको तीन ऑप्शन दिया सिलिकॉन कार्बाइड, बोरोन कार्बाइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं एज ए बाइंडिंग मटेरियल। बाकी हम जितने भी और ऑप्शंस हैं मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले सबसे फेमस क्वेश्चन आपका आता है इसमें, ग्राइंडिंग व्हील्स का स्पेसिफिकेशन सबसे फेमस क्वेश्चन है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है जहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बना के बताया हो कि कैसे आपको ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन याद रखना है। जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा उनको आज तक नहीं भूला। अगर आप अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा, प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। आपसे कभी भी ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन मिस नहीं होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिलेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिकल टॉपिक, वहाँ पे आपको छोटे-छोटे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएँगे। बाकी आपको इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं कि और कौन-कौन से हमारे बाइंडिंग मटेरियल ग्राइंडिंग व्हील में इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट है। डबल बॉन्ड हो गया, सिलिकेट बॉन्ड हो गया, विट्रिफाइड बॉन्ड हो गया, रेजिनॉइड बॉन्ड हो गया, शेलैक बॉन्ड हो गया और मेटल बॉन्ड हो गया। तो इतने बॉन्ड होते हैं जिसमें हम ग्राइंडिंग मटेरियल में बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है। डबल बॉन्ड का आर होता है, सिलिकेट बॉन्ड का एस होता है, विट्रिफाइड बॉन्ड का बी होता है, रेजिनॉइड बॉन्ड का बी होता है, सिलिकॉन बॉन्ड का ई होता है और मेटल बॉन्ड का एम होता है। तो यहाँ पे आप डिटेल इसको जो है नोट कर सकते हैं। मैंने आपके रेफरेंस के लिए इतना डिटेल में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अपना मेन काम है कि कौन-कौन सा हम बॉन्ड इस्तेमाल करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के लिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है, इफ वी यूज़ बंडल्ड कंडक्टर्स इन ईएचवी ट्रांसमिशन इट विल, मतलब बंडल्ड कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं अगर हम ट्रांसमिशन, तो क्या होगा? कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर देगा, इंडक्टेंस को डिक्रीज़ कर देगा, इफेक्टिव रेडियस को इंक्रीज़ कर देगा
या इफेक्टिव रेडियस को इंक्रीज कर देगा और इंडक्टेंस को डिक्रीज कर देगा। तो फ्रेंड सिंपल सी बात, जब हम बंडल्ड कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा इफेक्टिव रेडियस तो ऑलरेडी इंक्रीज कर जाएगी, बट यहाँ पे एक चीज़ और दिया है आपको कि इंडक्टेंस को डिक्रीज करेगा या नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम समझ लेते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम बंडल्ड कंडक्टर्स की बात करें तो ये क्या होता है, ए बंडल्ड कंडक्टर इज ए कंडक्टर मेड अप ऑफ टू और मोर सब कंडक्टर्स। ठीक है, जब हम दो या दो से अधिक सब कंडक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बंडल कंडक्टर, और इसको हम एक एक वन फेज कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम इसको प्रीफर कब करते हैं, जब हमारा वोल्टेज 2020 केवी से अधिक होता है, तब इसको हम प्रीफर करते हैं मोर देन वन कंडक्टर पर फेज। इसी को हम बोलते हैं अपना बंडल कंडक्टर। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, पहला आपका जो है रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, कोरोना लॉसेस रिड्यूस हो जाते हैं, और आपका सर्ज इम्पीडेंस भी यहाँ पे आपका रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका रिड्यूस क्या होता है, ड्यू टू बंडलिंग ऑफ कंडक्टर्स, जो आपका सेल्फ जीएमडी होता है कंडक्टर्स का, वो इंक्रीज कर जाता है। मतलब आपको यहाँ पे जीएमडी मतलब इफेक्टिव रेडियस आपको यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पे इसी वजह से आपका जो है रिएक्टेंस जो है डिक्रीज कर जाता है कंडक्टर्स का। ठीक है, यहाँ पे आपका कोरोना लॉस भी यहाँ पे आपका कम हो जाता है, यहाँ पे आपका सर्ज इम्पीडेंस भी यहाँ पे आपका कम हो जाता है। मतलब बंडलिंग करने से आपका इंडक्टेंस भी यहाँ पे रिड्यूस होता है और आपका कैपेसिटेंस यहाँ पे इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर जो दिया था आपको, जहाँ पे डी वाला ऑप्शन दिया था कि इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए डी वाला ऑप्शन था, इंडक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, आपका इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। तो यहाँ पे आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, बहुत सारे सोर्स होते हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आप ही आपको एक टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसकी हेल्प से आपसे इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप हमेशा सही कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, देखिए आइडियल, यहाँ पे आपका है टाइप ऑफ सोर्स एलिमेंट, यहाँ पे आपका वैल्यू ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है, आइडियल करंट सोर्स में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में इसकी वैल्यू स्मॉल होती है, और प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इसकी वैल्यू हाई होती है। तो यहाँ पे जब हम प्रैक्टिकल का इस्तेमाल कर देंगे तो यहाँ पे हम हाई का इस्तेमाल करेंगे, जब आइडियल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हम इनफाइनाइट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ये सेम चीज़ है, बाकी इसको देखिए आइडियल वोल्ट मीटर में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और आइडियल अमीटर में इसकी वैल्यू आपकी 0 होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए वोल्टेज सोर्स रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए सीरीज। ठीक है, वोल्टेज सोर्स में आपका रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जबकि वोल्ट मीटर इन ए वोल्ट मीटर इट इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। ठीक है, अब क्या इन ए करंट सोर्स रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल, इसका ध्यान रखिए, करंट सोर्स में हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जबकि इन एन एमीटर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा, इससे जेईई में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, इसको प्रॉपर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है ए सीरीज आरएलसी सर्किट, क्या है, एक ए सीरीज आरएलसी सर्किट हैज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ 1000 हर्ट्ज। ठीक है, आपकी एक आरएलसी सर्किट की सीरीज है जिसका आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को आप नोट कर लीजिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, 1000 हर्ट्ज है। द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस सी इज लाइकली टू अकर एट फ्रीक्वेंसी ऑफ अबाउट, यहाँ पे आपको 1000 दिया हुआ है, आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आरएलसी सर्किट का, बोलता है द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस इज लाइकली टू अकर एट फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड इससे लेस फ्रीक्वेंसी में ही होता है, यहाँ पे ऑप्शन सबसे लेस वाला 1000 से कम दिया हुआ 900 हर्ट्ज, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको फिगर की हेल्प से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जो आपका आरएलसी सर्किट बोलता है, इस सीरीज आरएलसी सर्किट इज सेड टू बी अंडर रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होगा, जब आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के इक्वल हो, मतलब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाएगा, तो यहाँ पे उस सर्किट को हम बोलते हैं रेजोनेंस में। ठीक है, अब रेजोनेंस में क्या होता है, एट रेजोनेंस, अब रेजोनेंस के केस में क्या होता है, आपका सर्किट जो है हमारी प्योरली रेजिस्टिव हो जाती है नेचर में। ठीक है, और इम्पीडेंस हमारा जो है मिनिमम हो जाता है, एंड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आर, या तो कम होगा या तो आर से कम होगा, इसका फॉर्मूला दिया गया है। तो मैंने होता है या तो कम होगा या तो इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे आपको 1000 दिया हुआ, तो इससे कम आपको तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ 900 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही था, 900। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज पूछता है, गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन इज स्मॉलर देन कन्वेंशनल सबस्टेशन बिकॉज ऑफ, जो आपका गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता है वो आपका कन्वेंशनल सबस्टेशन से छोटा क्यों होता है, हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस,
हाई डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस या हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ SF6 गैस। फ्रेंड ये तीनों प्रॉपर्टी होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो है गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन जो है छोटा होता है हमारा कन्वेंशनल सबस्टेशन से। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता क्या है। तो देखिए, जो आपका गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन होता है, एक बहुत ही हाई वोल्टेज सबस्टेशन होता है जिसमें आपका जो मेजर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कंटेंट होते हैं विद इन ए सील्ड एनवायरनमेंट विद डाई इलेक्ट्रिक गैस, ठीक है। तो वो सभी जो है एक डाई इलेक्ट्रिक गैस के एनवायरनमेंट में सील रहते हैं। और गैस कौन सी होती है आपकी, वो आपकी SF6 गैस होती है जिसका नाम होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस, जो आपका एक इंसुलेटिंग मीडियम का काम करती है, ठीक है। तो जो आपका टोटल स्पेस रिक्वायर्ड होता है गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का, वो रफली जो है 1/10 कम हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जो तीनों प्रॉपर्टी इसमें दिया हुआ है वो यहाँ पे आपको तीनों प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है। इसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये इसका बेसिक रीजन हो गया। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल पूछता है, पोर्सिलेन इंसुलेटर डज नॉट हैव। अब जिसको पोर्सिलेन इंसुलेटर के बारे में पता होगा उसको पता होगा उसमें क्या नहीं होता। कालीन नहीं होता है, सिलिका नहीं होता है, फेल्डस्पार नहीं होता है, क्वार्ट्ज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको पोर्सिलेन इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आपका जो पोर्सिलेन इंसुलेटर होता है उसमें आपका मिक्सचर होता है कालीन का, फेल्डस्पार का और क्वार्ट्ज का। तो ये तीनों मिला के यहाँ पे हम पोर्सिलेन इंसुलेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए सिलिका, यहाँ पे सिलिका नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे कालीन भी होता है, फेल्डस्पार भी होता है, क्वार्ट्ज भी होता है, इन तीनों को मिला के हम पोर्सिलेन इंसुलेटर को बनाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा सिलिका, इसमें नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ पोर्सिलेन इंसुलेटर का। तो जो हमारी ओवरहेड लाइन्स होती है वहाँ पे जो आपका इंसुलेटर लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं पोर्सिलेन इंसुलेटर। अब इसको हम प्रेफर क्यों करते हैं अदर मटेरियल्स में, ये कुछ रीजंस दिए हुए हैं। जैसा कि आपका ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है। इसकी हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो कंडक्टर के लोड को या विंड के लोड को विदस्टैंड कर सकती है। इसका हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है ऑफ इंसुलेटर मटेरियल। इसका हाई रिलेटिव परमिटिविटी होता है। इसका जो इंसुलेटर मटेरियल होता है वो नॉन पोरस होता है, ठीक है। इसका रेशियो हाई रेशियो ऑफ पंचर स्ट्रेंथ टू द फ्लैश होगा। अगर कभी फ्लैश होता है तो ये कभी पंचर नहीं होता, इसकी पंचर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसीलिए यहाँ पे हम पोर्सिलेन का इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसुलेटर इन ओवरहेड लाइन्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे, एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फ्रेंड डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि ट्रिपल पॉइंट प्योर सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट पे वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 2, 0, 1 या। तो देखिए यहाँ पे हम आपको गिब्स फेज रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। इसका होता है P+F=C+2। P होता है आपका नंबर ऑफ फेज, F होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, C होता है आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के केस में आपका नंबर ऑफ कंपोनेंट एक ही होगा, C की वैल्यू एक ही होगी। और ट्रिपल पॉइंट की बात कर रहा तो नंबर ऑफ फेज वहाँ पे आपके 3 होंगे। बस फॉर्मूले में पुट कर देना है, पुट कर देंगे आपको F की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ F की वैल्यू आपकी 0 मिलेगी, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 0 होता है ट्रिपल पॉइंट फॉर प्योर सब्सटेंस। इसको आपको रट्टा मार लेना है, ठीक है। कि प्योर सब्सटेंस के ट्रिपल पॉइंट पे आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 0 होता है, इसको आपको रट लेना है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। तो मैं यहाँ पे आपको लीनियर सर्किट के पैरामीटर बताऊंगा और नॉन लीनियर सर्किट के पैरामीटर बताऊंगा। तो उससे आप इजीली समझ जाएंगे इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपका नॉन लीनियर सर्किट का पैरामीटर है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे आपके सामने मैं लीनियर सर्किट दिखाता हूँ। लीनियर सर्किट क्या होती है, इन लीनियर सर्किट द रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है स्ट्रेट बनेगा। यहाँ पे देखिए आपका एक लीनियर सर्किट है, यहाँ पे आपका ग्राफ एकदम स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, इसके पैरामीटर आपके होते हैं रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये सब इसके पैरामीटर होते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नॉन लीनियर सर्किट के लिए। तो देखिए ये आपका है नॉन लीनियर सर्किट। यहाँ पे देखिए ग्राफ जो है यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर सर्किट। मतलब द रिस्पॉन्स ऑफ द आउटपुट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। यहाँ पे जो इसके नॉन लीनियर सर्किट के पैरामीटर होते हैं वो आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया और मॉसफेट हो गया। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, यहाँ फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा, ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर जो है आपका नॉन लीनियर सर्किट का एक पैरामीटर होता है। यहाँ से आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको लीनियर के बारे में बता दिया
और नॉन लीनियर के बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे द पोल्स विद ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रियल एक्सिस ऑन द लेफ्ट साइड करस्पॉन्ड टू, मतलब अगर आपका पोल होता है ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में करता है उससे क्या होगा? अनबाउंडेड आउटपुट मिलेगा, लोअर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलेगा, या स्टेबल होगा और उसका फ्रिक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ पे फिगर देखिए, ये मैंने आपको एक फिगर बना दिया, ये आपका जो है सेंटर में रहेगा तो उसको हम बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल, लेफ्ट में जाएगा तो आपका स्टेबल होगा, राइट में आपका अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछता है आपसे द पोल विद ग्रेटर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द रियल एक्सिस ऑन लेफ्ट साइड, जो लेफ्ट साइड जाएगा तो यहाँ पे आपका स्टेबल होगा और उसकी हाई फ्रिक्वेंसी होगी। यहाँ पे देखिए मैंने फिगर के हेल्प से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे ए टू ब्रांच ट्यून्ड सर्किट हैज़ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल, ठीक है। एक आपकी टू ब्रांच ट्यून्ड सर्किट है जिसका कॉइल का रेजिस्टेंस आर है और इंडक्टेंस आपका एल है इन वन ब्रांच, ठीक, एंड कैपेसिटेंस इन द सेकंड ब्रांच। इफ आर इज इंक्रीज, अगर हम आर को बढ़ाएंगे द डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो उसका डायनेमिक रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा? में इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट या इंक्रीजेस। तो देखिए फिगर के हेल्प से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए ये एक डायनेमिक सर्किट है आपकी ट्यून्ड सर्किट, ठीक है। डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका है, ये आपका आरडी है, डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यून्ड सर्किट। यहाँ पे आपको सी दिया हुआ, जैसा फिगर क्वेश्चन बोला था यहाँ मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एट विच द सर्किट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब रेजिस्टेंस की वो वैल्यू जहाँ पे हमारा सिस्टम जो है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। इस केस में क्या होता है, अंडर सच कंडीशन द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ टू पैरेलल ब्रांचेस बिकम इक्वल टू एल बाई आर इक्वल टू आर डी सी, आर डी इक्वल टू एल बाई आर सी। मतलब द वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, अगर वैल्यू ऑफ आर बढ़ाएंगे, यहाँ पे आपको देखिए आर नीचे है, आर की वैल्यू बढ़ेगी तो आर डी की वैल्यू यहाँ पे घटेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि यहाँ पे डायनेमिक रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा कि आपकी वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे ए फ्यूजिबल प्लग इज फिटेड इन स्मॉल बॉयलर्स इन ऑर्डर टू, तो हमारे स्मॉल बॉयलर्स में हम फ्यूजिबल प्लग क्यों लगाते हैं? टू अवॉइड एक्सपोजर, टू कंट्रोल स्टीम डोम, टू extinguish फायर इफ वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स बिलो अलार्मिंग लिमिट, या टू अवॉइड एनी एक्सेसिव बिल्डअप प्रेशर। तो ये आपका एक फिटिंग होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपका एक बॉयलर माउंटिंग होता है, ठीक है। बॉयलर माउंटिंग एक बॉयलर का ऐसा पार्ट होता है जो उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम लगाते हैं। ये आपका एसेंशियल फिटिंग्स होते हैं बॉयलर की सेफ वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे कुछ बॉयलर माउंटिंग्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहला आपका है फ्यूजिबल प्लग। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि आपका फ्यूजिबल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूजिबल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट आपका लो होता है, इट इज़ लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉय होता है। बेसिकली ये आपका लीड बेस्ड का एलॉय होता है, ठीक है। इसको कहाँ लगाते हैं? इट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ द क्राउन इन द फर्नेस, फर्नेस के क्राउन के रूफ पे इसको हम लगाते हैं, ठीक। इसका काम क्या होता है? इफ द वाटर लेवल्स इन द शेल फॉल्स बिलो अ सर्टेन लेवल, मतलब अगर शेल में वाटर का लेवल एक सर्टेन लेवल से नीचे गिर जाएगा तो ये फ्यूजिबल प्लग का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ये जो है ओवरहीट होके मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही मेल्ट करेगा सारा पानी जो है होल से इसमें आ जाएगा और हमारे वाटर को बुझा देगा। इसीलिए इसको हम बोलते हैं फेल सेफ अप्रोच होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कि टू एक्सटिंग्विश फायर इफ द वाटर लेवल इन द बॉयलर फॉल्स बिलो द अलार्मिंग लेवल। अब यहाँ पे कुछ अदर बॉयलर माउंटिंग को समझ लेते हैं, जैसे कि आपका सेफ्टी वाल्व हो गया, हीट चेक वाल्व हो गया और ब्लो ऑफ कॉक हो गया। इसको हम सेफ्टी वाल्व के बारे में बात करें तो इसको हम कहाँ लगाते हैं? इट इज़ माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द बॉयलर, तो इसको हम बॉयलर के टॉप पर लगाते हैं। इसका इस्तेमाल क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग द ओवरहीटिंग, ओवरहीटिंग को बचाने के लिए, एंड ओवर प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द ड्रम ऑफ द बॉयलर। तो अगर ओवर प्रेशर बनेगा, हमारा बॉयलर ओवरहीट होगा तो हमारा सेफ्टी वाल्व जो है ओपन हो जाता है, ठीक। उसके बाद क्या है? फीड चेक वाल्व क्या बोलता है? फीड चेक वाल्व जो होता है आपका, इट इज़ यूज्ड टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर टू द बॉयलर एंड टू प्रिवेंट द एस्केपिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉयलर व्हेन द पंप प्रेशर इज लेस। मतलब यहाँ पे फीड चेक वाल्व लगता है कि पानी एक ही डायरेक्शन में हमारा जाना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा पंप जो यहाँ पंप लगा है जिससे हमारा बॉयलर के अंदर पानी जा रहा है उसका प्रेशर का डाउन होता है, तो पानी हमारा बैक नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे फीड चेक वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा इंश्योर करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला आपका ब्लो ऑफ कॉक। ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है? इट इज़ माउंटेड ऑन द बॉटम साइड ऑफ द बॉयलर। ये जो आपका बॉयलर के बॉटम साइड में लगता है।
ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है टू रिमूव द सेडिमेंट्स एंड द इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द बॉयलर। जब हमें बॉयलर को खाली करना होता है, तो हम ब्लो ऑफ कॉक को खोल देते हैं, तो हमारे जितने भी सेडिमेंट्स बैठे होते हैं, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हमारे बॉयलर के नीचे बैठी होती हैं, वो सभी यहाँ पे रिमूव हो जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बॉयलर माउंटिंग से इससे हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से बोलता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस? इसमें से कौन-सा आपका फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस नहीं? तो आपका गैस वेल्डिंग भी आपका एक फ्यूज़न वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग भी आपका एक फ्यूज़न वेल्डिंग होता है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग भी आपका फ्यूज़न वेल्डिंग होता है, आपका जो फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है, ये आपका फ्यूज़न वेल्डिंग प्रोसेस नहीं होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, ठीक? यहाँ पे आपको कुछ वेल्डिंग जो आपका होता है, वेल्डिंग जो हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला आपका होता है प्रेशर वेल्डिंग या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दूसरा आपका होता है फ्यूज़न वेल्डिंग, ठीक? जो आपको ऑप्शन दिया था, वो आपका जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ था, इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन वेल्डिंग। बाकी जितने ऑप्शन आपको दिए हुए थे, वो आपके फ्यूज़न वेल्डिंग के ऑप्शंस दिए हुए थे, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट एम एंड ट्विस्टिंग मोमेंट टी। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट। तो ध्यान रखिएगा, बेंडिंग मोमेंट में होता है, ये फॉर्मूला होता है एम प्लस अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहीं पे जब ट्विस्टिंग मोमेंट में आते हैं, तो आपका ट्विस्टिंग मोमेंट में ये चीज़ें हट जाती हैं, बस अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बचता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ट्विस्टिंग मोमेंट अंडर रूट का एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है, देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? बोलता है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मेड रिगार्डिंग द ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आपको 7 से 8 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपका ओपन सर्किट टेस्ट के रिगार्डिंग। तो जिन बच्चों को ओपन सर्किट टेस्ट और क्लोज्ड सर्किट टेस्ट सभी चीज़ें पता होगी, वो इज़िली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएँगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टेटमेंट दिया हुआ, बोलता है इसमें से कौन-सा आपका सही है। तो पहले यहाँ पे मैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट और क्लोज्ड सर्किट टेस्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए। ये आपका है ओपन सर्किट टेस्ट और ये आपका है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ठीक है? यहाँ पे देखिए ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर में, यहाँ पे ये पॉइंट्स यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए क्या होता है? दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द एलवी साइड कीपिंग एचवी साइड ओपन सर्किटेड, ठीक है? ओपन सर्किट में हम क्या होता है, इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं एलवी साइड में, एचवी साइड को हम ओपन सर्किट रखते हैं, ठीक? अमीटर, वोल्टमीटर एंड वाटमीटर जो कनेक्ट करते हैं उसको एलवी साइड से। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन रेटेड वोल्टेज एंड रेटेड फ्रीक्वेंसी, इसको हम एक रेटेड वोल्टेज और रेटेड फ्रीक्वेंसी पे परफॉर्म करते हैं। इट गिव्स मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस, इससे क्या होता है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस मिलता है। इट गिव्स द टर्न रेशियो, ये हमको टर्न रेशियो देता है। ये आपका बात हो गई ओपन सर्किट टेस्ट की। वहीं अगर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट की बात करें, तो इसमें क्या करते हैं हम, दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन द एचवी साइड, यहाँ पे आपका ये टेस्ट करते हैं एचवी साइड में, बाकी एलवी साइड को हम शॉर्ट सर्किट करा देते हैं, ठीक? अमीटर, वोल्ट मीटर एंड वाट मीटर इज कनेक्टेड ऑन एचवी साइड, यहाँ पे क्या था आपका एलवी साइड में कनेक्टेड था। इट गिव्स कॉपर लॉस, ये हमको कॉपर लॉस देता है, यहाँ पे आपका कोर लॉस देता है। इट हेल्प्स इन द सर्कुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट लीकेज इम्पीडेंस। इट हेल्प्स इन द डिटरमिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। तो ये आपके सभी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में। अब वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए कौन-कौन से ऑप्शंस आपके ओपन सर्किट से मैच कर रहे हैं, ठीक है? पहला देखिए, इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द एलवी साइड, बिल्कुल सही, आपका एलवी साइड परफॉर्म करते हैं। पाँचवाँ देखिए, इट इज़ परफॉर्म्ड एट रेटेड वोल्टेज, बिल्कुल सही, पाँचवाँ भी सही है आपका। छठा यहाँ पे क्या है, इट गिव्स मैग्नेटाइजिंग करंट एंड को, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। आठवाँ देखिए, इट गिव्स द टर्न रेशियो, ये भी आपका सही। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए 1, 5, 6, 7, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है? फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 7 तक आप सभी वीडियोज़ को देखेंगे, आपको टोटल डीडीए जे जितने भी क्वेश्चन्स आए थे, आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, मतलब मैं आपको करीब 400 क्वेश्चंस यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ये ध्यान मत दीजिए कि मैंने आपको यहाँ पे 80 क्वेश्चन सॉल्व करा, फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ टोटल 400 जूनियर इंजीनियर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। जिन बच्चों ने ये सातों पार्ट देख लेंगे, वो बहुत कुछ सीखेंगे। प्लीज़ अभी तक आपने वीडियोज़ नहीं देखा, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, आप बहुत कुछ सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम विज़िट किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।